1000 बच्चों को सेहत का साया फराहम कर रहा है। एक कलम के जरिए कौम की खिदमत और मुल्क का नाम रोशन करने वाले सीनियर सहाफी, कॉलम निगार और दानिश्वर मुन्नू भाई की शिरकत सुंदस फाउंडेशन के लिए संगे मील साबित हुई और मुन्नू भाई ने एक बाप बनकर इन मरीज बच्चों के सर पर अपना दस्ते शफकत रखा। सन 2000 में सुंदस फाउंडेशन को मैंने थैलेसीमिया और हेमोफीलिया और खून की बीमारियों में मुब्तला बच्चों का इलाज करते देखा, तो मैंने बकिया जिंदगी इन मासूम जानों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। हम बिखर कहीं जाए ना, थैलेसीमिया के इन मरीजों में भी घोड़े नायाब हो सकते हैं। आइए और इनकी सरपरस्ती कीजिए, इनकी मदद कीजिए। तो फिर आए और अपनी ज़कात व अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर हमारे मिशन को कामयाब बनाने में शामिल। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। रमजानुल मुबारक में भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर इस रमजान बचाइए किसी बच्चे की जान। अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान में है और कराची मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वक्त मेरे ख्याल में, अगर इकॉनमी को आगे बढ़ना है। तो उस हवाले से बड़ी अहम खबर जो आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत यहाँ एक इंतज़ामिया का और सिंध हुकूमत का इजलास हुआ है, वो बहुत अहम है मेरे नज़दीक कि उस इजलास से पहले मुत्तहदा पाकिस्तान के डेलीगेशन की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई है और जो कहा यह जा रहा है कि मुत्तहदा जो बहुत हाइपर हो रही थी कराची में जराइम के हवाले से, उस पर कुछ कूल डाउन हुई है। जो एहतजाज के प्रोग्राम थे वो लिम्बो में हैं और उनके वर्कर थोड़े से अपसेट नज़र आते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मसाइल हमेशा बैठ कर हल होते हैं, जंग करने से, लड़ाई से और एक दूसरे के खिलाफ सफारा होने से मसाइल बढ़ते हैं, कम नहीं होते। इसके लिए एक रास्ता चुनना होगा। तो शायद उस तरफ बढ़ रहे हों, शायद पीपल्स पार्टी ने भी रियलाइज कर लिया हो कि कराची के बगैर सिंध तो क्या पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो अगर इस मुल्क को चलाना है तो कराची को वो कुछ देना है, लौटाना है जो उसकी ज़रूरत है। और जो एक बहुत बड़ा मरहला मुझे नज़र आता है, जो मैं यहाँ सब कुछ देख रहा हूँ, मैं चीज़ों को देखें फर्स्ट वर्ल्ड से कंपेयर करता हूँ। मैं ये नहीं समझता कि वो कोई अशरफुल मखलूक़ातों की भी अशरफुल मखलूक़ात हैं और सब कुछ दिमाग उन्हीं के पास है। ये डिसिप्लिन का खेल है जो हम में से किसी को नहीं आता। साउथ एशिया का तो मैं कह सकता हूँ, और ख़ासकर तो हमें नहीं आता। मैं भाषण तो बहुत देता हूँ, मेरे अंदर मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कमी डिसिप्लिन की है कि काश ये होता। बहरहाल इसी हवाले से एक दूसरा मौजू है कि PIA की निचकारी और स्टील मिल की और बिलावल की बड़ी धुआंधार तकरीर इनकलाबी कि हम उसकी मुखालफत करेंगे। ये दो अहम मौजू हैं। बीच में और कोई बात याद है इसे देखें। बड़ी खबर तो बज़ाहिर सियासी तो ये है कि नवाज शरीफ इसी टेनोर में 2 साल इस हुकूमत के मुकम्मल होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म होंगे और उन्होंने अपनी आधी टीम को ले आए हैं कि जनाब राना सनाउल्लाह एडवाइज़र हो गए हैं और जो साखदार उनके खासुल खास दोस्त, उनके समधी, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं। और चाइना के दौरे के हवाले से बड़ी खबरें हैं और दोनों भाइयों में स्प्लिट की बातें जो मौजूद है। जो आपको अगर याद हो कि जब नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की
प्राइम मिनिस्टर का ऐलान किया था, तो मैंने आपको बताया था कि बताने वाले ये कहते हैं कि इसी दौर में नवाज शरीफ जो है ना प्राइम मिनिस्टर होंगे। अच्छा, मेरा कहना ये है कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की सियासत ख़त्म होने की हुकूमत है। इसी हुकूमत में इनका बैंकरप्सी जिसे कहते हैं ना, कि मीडिया मैनेजमेंट से हुकूमतें नहीं चलती, ये परसेप्शन तो बन जाता है। अगर ऐसा होता तो मोहसिन नकवी, काकड़ और हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिसने हमेशा कब्जा किए रखा इस पूरे सिनेरियो में देखें तो आज हर तरफ उन्हीं का दौर दौरा होना था, मगर जो नहीं रहा। बहरहाल जो सबसे अहम बात है ना कि असद ज़रदारी ने जो इजलास बुलाया सिंध हाउस में, जहाँ वो खुद पहुँचे, वहाँ मुराद अली शाह ने ब्रीफिंग दी, वहाँ MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी भी थे और पूरी सिंध की इंतज़ामिया, IG पुलिस से लेकर कराची के जितने बड़े आला अहदेदार हैं जो कराची के जिम्मेदार हैं वो सब वहाँ मौजूद थे। और असद ज़रदारी ने कहा कि जनाब इसे हर सूरत सेफ सिटी बनाना है। सेफ सिटी बनाने में सबसे पहले मैं यहाँ ये बता दूँ, मैं जब से आया हूँ तो मेरे जो रिलेटिव्स हैं और जो मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं कि टेलीफोन लेके बाहर नहीं निकलना है तुमने, कुछ भी हो जाए। तो मैं कहा अच्छा, तो मैं टेलीफोन लेके बाहर नहीं जाता हूँ, मगर कुछ मेरे जो घर के लोग हैं और जो मेरे दोस्त भी हैं वो कहते हैं नहीं, कोई टूटा फूटा टेलीफोन एक साथ रखना है, अगर कुछ भी नहीं निकला तो मार देते हैं। वो कहते हैं कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, और कहते हैं कि तू कुछ भी लेके घर से नहीं निकलता। तो एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ यह है कि जी फ़ोन लेके निकलना है या नहीं निकलना है। तो दो आ रहा है शहर में, मतलब सोसाइटी मुनक़सिम जिसे कहते हैं डिवाइडेड है कि नहीं जनाब फ़ोन लेके निकलना है, एक कहती है कि नहीं लेके निकलना है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि लोगों के दरमियान जो इनसिक्योरिटी है, जो फियर है और जो खौफ यहाँ पर बढ़ रहा है कि आप, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कॉल करते रहे, वो फ़ोन नहीं उठाते, हम समझ जाते हैं कि वो घर से बाहर हैं, टेलीफोन लेके नहीं गए। मगर इसमें एक अहम बात ये भी तो है ना, कल कोई बड़ा हादसा हो जाए और हम यही समझते रहें कि वो घर टेलीफोन छोड़ कर गए। नया दौर है, आज 90 से पहले टेलीफोन नहीं होता था, ज़िंदगी जब भी गुजरती थी। मगर आज के ग्लोबल विलेज में और न्यूयॉर्क हो या कराची हो, और आज एक मैच्योर आदमी के हाथ में टेलीफोन ना हो, ये कैसे मुमकिन है? तो यहाँ जराइम का जो रेशियो है ना, उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकता कायम। वो मोहतरम जनाब मुराद अली शाह कहते हैं कि जी देखें जी जराइम में तो दुनिया के बड़े बड़े शहरों का रिकॉर्ड जो है ना कराची से आ गया है। याद होगा आपको कि पिछले दिनों एक IG ने भी इसी तरह बयान दिया था कि कराची का तो क्राइम रेट कम है, लाहौर का ज़्यादा है। मतलब आप इनकी तावीलात देखें, ये अवामी नुमाइंदे हैं, और इनकी गुफ्तगू देखें कि जहाँ लोग इतने खौफनाक फियर का शिकार हों और जहाँ इतना तज़ब्ज़ुब पाया जाता हो हुकूमत के हवाले से, उसकी कारकर्दगी के हवाले से, जहाँ रोज़ 15 से 20 लोग इधर उधर मारे जाते हों, डाकुओं को जिंदा जलाया जाता हो। डाकू क्या हैं? नौजवान लड़के हैं। आप ये देखें ना कि छोटे शहरों में, गाँव देहात में, आप यहाँ तो कोई इकॉनमी नहीं है ना, एक फसल उगती है उन इलाकों में, वहाँ तो कोई रोड भी नहीं है। स्कूलों का हाल सबको पता है कि वहाँ जो कुछ हो चुका है, और स्पेशली सिंध में जो हाल है वो मुझे एक मेरे दोस्त बता रहे थे कि सखर में IBA है, तो बता रहे थे कि जो IBA में बच्चे वहाँ पढ़ते हैं ना, उनको IBA का मतलब भी नहीं पता है सखर में, और बज़ाहिर सिंध हुकूमत डंके पीटती है। तो वोट लेना और हुकूमत बनाना और उसे चलाना एक इंटायरली सब डिफरेंट है ना। कि आप ये देखें कि पूरी मैनेजमेंट सिंध में तो मुकम्मल नाकाम हो चुकी है ना, कि वोट लेने के लिए बस भर्तियां हुए जा रही हैं सिंध से, अंदरूनी सिंध से, कि अगर एक को नौकरी मिलेगी तो 200 वोट मिल जाएंगे, 50 वोट मिल जाएंगे, वो ख़ानदान आपके सामने झुक जाएगा, शुक्रगुजार हो जाएगा, और कराची पर कंट्रोल भी मिल जाएगा कि कराची भेजे जाओ। वो मेरिट तो सोचे ही नहीं ना, उसका तो तस्वुर ही न करें कि मेरिट क्या होता है। अगर पीपल्स पार्टी से आपके ताल्लुकात हैं, आप सिंध में पैदा हुए हैं, और जो स्टेटस और जो म्यार रखा गया है उस पर पूरे उतरते हैं,
तो आपके लिए नौकरियां हाजिर हैं, मगर आप कराची में रहते हैं, पैसे कमा कर देते हैं, आप हाईली एजुकेटेड हैं, तो आपको सिर्फ बाहर जाना है, यहाँ रहना नहीं है, क्योंकि आपके लिए यहाँ न नौकरी है न कोई और रोज़गार है, और आपकी जान भी हर वक्त ख़तरे में है कि आपके हाथ में मोबाइल है तो छीन जाएगा, आपके घर में घुस जाएंगे। तो भारत, मगर मैं कहता हूँ कि देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि MKM और पीपल्स पार्टी साथ बैठें और इस शहर का कोई हल निकालें। यहाँ मारने से मरने से तो मामला हल नहीं होंगे ना, इसका एक बैकग्राउंड भी है, वो जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी कराची में सब क्यों करती रही है। देखिए, पीपल्स पार्टी के लोगों ने आज से कोई, जब पहली हुकूमत बनी थी 2009 के अर्ली में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, तो मुझे एक बहुत जिम्मेदार इस सूबे के पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ने, लीडर ने, और वजीर में रहे वो, और बड़े करीब राशिदारी के भी, उन्होंने बताया कि देखो आफाक, हमें कराची से कोई दुश्मनी नहीं है, और कराची सिंध का हिस्सा है, हब है पाकिस्तान का, और सिंध का भी हब है, और रोज़गार सबसे ज़्यादा है, तो अगर शहर को नुकसान होगा तो सबको नुकसान होगा। मगर मुशर्रफ के दौर में मुत्तहिदा पाकिस्तान में जब कंट्रोल था सूबे पर मुकम्मल, और गवर्नर राज था सही मायनों में, कि अरबाब गुलाम रहीम हो या वो महर वज़ीर आला रहे हों, वो सब नॉमिनल थे और स्टूज थे, पपेट थे, और हुकूमत रन करती थी सिंध की MKM। तो इन्होंने अंदरूनी सिंध का बजट भी, जो तालीम के हवाले से जो मुख्तलिफ जो बजट होते, तरक्याती जितने बजट थे, वो सब कराची में लगाए और खा लिए। लगाए कितने, वो एक अलग बहस है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मैं गवाह भी नहीं हूँ। उन दिनों में तो मैं कराची बहुत मुश्किलों से एक आध बार आया हूँ। उन्होंने कहा कि जब इन्होंने हमारे साथ 10 साल किया है तो अब इनको भी सबक सिखाना है कि ये हमारे इत्तेहादी भी रहे हैं, हम इनसे वादे भी करते रहें, मगर इन्हें दें कुछ नहीं। तो बहरहाल अब जो है, शायद जो मुत्तहिदा पाकिस्तान ने बाइकाट की और एहतजाजी जुलूसों की और रैलियों की अपील पर खामोशी इख्तियार की हुई है, ऐलान करने के बावजूद आसिफ ज़रदारी से मिलना है और लहजे में नरमी पैदा की है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं इस बात पर पहले दिन से यकीन रखता हूँ कि MKM और पीपल्स पार्टी बेसिकली नेचुरल अलाय हैं। अगर ये तासुब को एक तरफ रख दें और ये ज़िद को और अना को और वोट की लालच को एक तरफ रख दें, तो ये नेचुरल अलाय हैं इस सूबे में। इनके साथ मिलकर, ये दोनों मिलकर ही तरक्की की ज़मानत बन सकते हैं। और अगर सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना है तो पीपल्स पार्टी को MKM दिखा के डराना है, और मुत्तहिदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और या गवर्नर राज या फौज के साथ मिलकर, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपने टारगेट पूरे कर सकती है। अगर आवाम को कोई देना है तो इन दोनों को आपस में मिलना होगा। मगर मुराद अली शाह का ये कहना कि जनाब जराइम तो दुनिया के और शहरों में भी ज़्यादा हैं, तो आसिफ ज़रदारी का जवाब बहुत खूबसूरत है कि वो दूसरे मामलात हैं, उन जराइम की वजूहात अलग है। आपके यहाँ बेरोज़गारी है, आपके यहाँ बदइंतज़ामी है, आपके यहाँ उकरबा परवरी है, आपके यहाँ तासुब है। इस बुनियाद पर ये जराइम यहाँ पर हो रहे हैं। अच्छा, फिर बिलावल ने पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची में तकरीर की और कहा है कि जनाब कि हम निजकारी के ख़िलाफ़ हैं, PIA की फ़रोख्त के और पाकिस्तानी स्टील मिल के हवाले से। वहाँ रज़ा रब्बानी ने बड़ा एक अजीब सा बयान दिया कि ये गैर कानूनी और गैर आइनी है निजकारी जो है। इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, भुट्टो साहब के, जब कौमियाए गए थे इदारे, सारे एजुकेशन सिस्टम पूरा, और इस पूरी सनत को बर्बाद किया गया। स्टील मिल कहते हैं जनाब बरासर कहते हैं हम सिंध खरीद लेगा। आपकी हुकूमत भी रही, आप सिंध में भी हुकूमत आपकी मौजूद है। असल खेल क्या है, स्टील मिल की जो हज़ारों एकड़ ज़मीन है वो असल झगड़ा है, और बिलावल ने कह भी दिया कि वो सिंध हुकूमत की है, वो हमारी मर्ज़ी के बगैर उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता या वो किसी को नहीं दी जा सकती। उन्हें स्टील मिल से किसी को क्या लेना देना है, वो तो बंद हो चुका है। और सरकारी इदारे जिस हाल में हैं वो सबको पता है।
यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में जो कुछ हुआ और उससे पहले भी जो कुछ होता रहा वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और दुनिया में ये तय है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसने ये बात साबित कर दी है कि रियासत जो है वो सिर्फ पॉलिसीज बनाती है, रेगुलेटरी होती है, रूल एंड रेगुलेशन देती है, उस चेक एंड बैलेंस कायम करती है और टैक्स वसूल करती है। कारोबार करना रियासत का काम नहीं होता है। चाइना की मिसाल देना या इस तरह के और मुल्कों की एक हिमाकत ही होगी कि वो एक एथॉरिटेरियन सिस्टम है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो बिलावल तय करने के इस मुल्क में जैसा कि वो जमहूरियत के परस्तार हैं, उसके नारे मारते हैं, उसके अलमबरदार हैं कि उन्हें जमहूरियत चलानी है, जमहूरियत देखनी है इस मुल्क में, या एथॉरिटेरियन सिस्टम लेकर आना है रशिया की तरह और चाइना की तरह और इदारे अपने कंट्रोल में रखने हैं। आप लोगों ने इदारे अपने कंट्रोल में रख के देख लिए, सिर्फ लोग बड़े जैसे PIA में। मुझे आज तक याद है कि 20 साल पहले शायद खबर दी थी मैंने कि अकाओ जो कंट्रोलिंग एयरलाइंस का इदारा है इंटरनेशनल, वो कहता है कि एक कमर्शियल जहाज पे 23 लोगों की टोटल जरूरत होती है। मतलब A to Z जितने भी काम है, मेंटेनेंस से लेके एयर और सारी टिकटिंग हर चीज़ उसमें। यहाँ उस वक्त 700 से ज़्यादा लोग थे एक जहाज़ पर। और ताज़ी खबर ये कि जून में इसको फरोख्त होना था, किसी के हवाले करना था इसके 49% शेयर, मगर इंटरनेशनली 2 लोगों ने बिड में शामिल हुए, पेपर जमा कराए, वो भी $5,000 देकर, मगर उसके बाद उनका भी कोई अता पता नहीं है। और बताया जाता है कि ये जो अफसर इसको निजकारी करने के लिए मुंतखब किए गए हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो ये इस तरह के निजकारी के कामों की कोई एक्सपीरियंस ही नहीं रखते हैं, और बड़े इन्वेस्टर जो दुनिया में उनको पता ही नहीं चल सका है। तो आपको याद होगा पिछले दिनों मैंने वीलॉग किया तो बताया था कि मियां मंशा, फैसल वाडा जो आजकल बड़े करीब हैं, अनपोज आए हैं, इतने बड़े अवामी लीडर हैं कि अनपोज आए हैं, मोहसिन नकवी, ये सब बड़े लीडर हैं ना, कि यहाँ बड़ा लीडर कैसे बनता है आपको मालूम है। तो इनमें से कोई खरीदेगा, आरिफ हबीब जो हबीब एंड कंपनी जो है बैंक वगैरह जिनके हैं, तो इन्हीं में से कोई खरीदेगा। फैसल वाडा का नाम ज़्यादा आ रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो पता ही नहीं चलने दिया गया होगा कि कहीं खुदा न खास्ता कोई आके खरीद ना ले, चला न दे, क्योंकि आपस में बंदरबाट कटनी है ना, बंदरबाट करनी है। तो देखें इस मुल्क में जब तक बेनज़ीर भुट्टो ने एक बार कहा था, मैं अक्सर दोहराता हूँ कि मैंने सवाल पूछा था कि बीबी गुजरे हुए कल की रोशनी में आज के पाकिस्तान को देखते हुए कल के पाकिस्तान के बारे में बहुत से इसके मुख्तलिफ जवाब दिए, मगर जब मैं मुतमईन नहीं होता, मैंने कहा बीबी कभी पॉलिटिशियन से हट के आम पाकिस्तानी बन के भी जवाब दिया करें, आप बड़ी इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनली नोन है। तो उन्होंने कहा कि देखें कभी सिविल और आर्मी एक पेज पर नहीं आए और मिलकर फैसले नहीं किए गए, तो बस फारूकी साहब दुआ कीजिए कि कभी डॉलर 100 का ना हो। कि फारूकी साहब दुआ कीजिए, उन्होंने 3 बार मेरा नाम लिया कि फारूकी साहब दुआ कीजिए डॉलर कभी 100 का ना हो। उस पर डॉलर 50 रुपये 53 पैसे का था जब मैं बाहर निकला और मैंने रेट मालूम किया, ये ज़ियाउल के मुशर्रफ के पीक का दौर था। तो आज सिचुएशन आपके सामने है, अगर हुकूमत छीननी है, लूटनी है, पैरेलल एक निज़ाम पहले से बना के तैयार रखना है कि एक नवाज शरीफ लॉबी काम कर रही है इस वक्त कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना है, और शहबाज शरीफ ने जो हाथ किया भाई के साथ उसे सबक सिखाना है। फिर एक तरफ ये तैयारी हो कि मोहसिन नकवी और काकड़ और फैसल वाडा अनपुर जो जीत गए हैं उन्हें आगे लेकर आना है, और फिर सियासी पार्टियों जो यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे आदमी को वापस ले आए सेनेट का चेयरमैन बनाने के लिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों का हालात ये हैं, इन हुकूमतों की पॉलिसियाँ। कि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कैपेसिटी पेमेंट की है हुकूमत ने 81 अरब रुपए की उन एनर्जी पावर प्लांट्स को जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर से शुरू होते हैं और नवाज शरीफ के दौर तक लगते रहे हैं, जिस पर दोनों ने एक दूसरे के हवाले से जो गुफ्तगू की वो भी आपके इल्म में है, कैसे कैसे इल्ज़ाम लगे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 3 महीने में बिजली की ज़रूरत कम होती है, मगर बिजली घर से मायदा ये कि आप बिजली लें ना लें आपको पैसे तो पूरे देने, वो बंद पड़े रहे।
81 अरब रुपए, उन्होंने कोई काम नहीं किया, न कोई खर्च किया, न सब, और वो 81 अरब रुपए का बिल हुकूमत को भेज दिया गया, जो हर साल भेजा जाता है। इस साल 81 अरब का है, लास्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, और वो आपके बिलों से जाएगा, आप पेमेंट करेंगे उसकी, आप रोटी खाएं ना खाएं, और वो कंपनियां किसकी हैं नाम जाके चेक कर लें तो आप बड़े हैरत में रह जाएंगे। तो रियासतें ऐसे नहीं चलती, और हुकूमतें धोखा देकर आवाम को जितनी देर भी चलती हैं नुकसान ही पहुंचाती हैं। मेरी ज़ाती राय तो यह है कि जब तक मिडिल क्लास क़यादत सामने नहीं आएगी, उसे आने का मौका नहीं दिया जाएगा। आम गली के पढ़े लिखे नौजवान और लड़कियां, लड़के वो संजीदगी से, शऊर के पुख्तगी के साथ सामने नहीं आएंगे, और उसे अपना, जैसे घर को बचाते हैं, मुल्क भी घर होता है, उसके लिए नहीं सोचेंगे। यहाँ मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आती, और ये नाउम्मीदी इसलिए है कि जिस नौजवान से बात करो वो इंतहाई बेदारी और नफरत से कहता है कि आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, इट्स टोटली थिंग्स लाइक यू नो, ऐसी बातें करते हैं जो मैं बहुत से लफ्ज़ जुमले बोलना भी नहीं चाहता। तो जब आपकी इतनी बेदारी और नफरत हो, आप वो गटर में रोज़ गिर रहे हों, और उसके बावजूद आपको पता हो आप डूब रहे हैं, मगर आप निकलने के बजाय बाहर के माहौल पर फिर तनकीद पर गुजारा करते हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिन कैसे होंगे। IMF की शराइत और नई सामने आ गई, मुझसे सैकड़ों लोग पहले कह चुके थे कि सख्त शराइत होंगी, पेंशन से भी टैक्स लिया जाएगा और मदों में भी। अब बातें तो ये हो रही हैं कि जनाब तनख्वाहें बढ़ाएंगे, तनख्वाहें बढ़ा भी दें तो चारों तरफ से लूट मार शुरू हो जाएगी, हर जगह से लेंगे आपसे, हर चीज़ पर पैसे लेंगे, बिजली के पैसे बढ़ा देंगे, गैस के भी बढ़ा देंगे। लेकिन इस शहर में जब मैं अब आया हूँ तो मैंने नोट किया कि एक आम घटिया तरीन घर भी 30,000 रुपये से कम का नहीं मिलता है, जिसमें कोई फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ छत छुपाने के, सर छुपाने की छत मौजूद है। और तनख्वाह कितनी है आप सबको पता है। वहाँ कोई काम ईमानदारी से हो सकता है, आप समझते हैं कि ज़िंदगी इत्मीनान के साथ गुजारी जा सकती है, चलाई जा सकती है, और अमन कायम रह सकता है, मैं नहीं समझता। दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला यहाँ लोगों को शऊर दे, समझ दे। आज के लिए इतना बहुत, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।